हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया श्वसन को पढ़ेंगे। यह पार्ट 6 है। हम सबको पता है हम JCERT क्लास 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आपको इस बुक के अलावा और क्या मिलेंगे उस पे चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं NCERT और JCERT बुक एक ही लाइन में बहुत सारी बातों को लिख देते हैं, जिसको बच्चों को समझने में बहुत परेशानी होती है। उसी को दूर करने के लिए मैंने खुद से अपना PPT तैयार किया हुआ है, जो समझाने के लिए उपयोग करेंगे। इसमें मैंने फिगर भी लिया हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी जेटेट या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक पेज से मैंने 15 MCQ को लिया हुआ है उत्तर के साथ। ठीक है, तो यह PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? यह PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्वसन टॉपिक को पढ़ने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करें। सौम्या अपने दादा दादी की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है। सौम्या नाम की एक बच्ची है जो अपने दादा दादी की अधीरता से मतलब उत्साह पूर्वक जो है इंतजार कर रही है। तो सौम्या कहाँ पर है जो अपने दादा दादी का इंतजार कर रही है? तो सौम्या शहर में रहती है और उसके दादा दादी जो है 2 साल बाद गांव से शहर आ रहे हैं। तो सौम्या के मन में एक इच्छा जागृत हुई है कि हमको जाकर के दादा दादी का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वह बस स्टॉप पर पहुंचना चाहती है ताकि वह स्वागत कर सके। तो क्या करती है सौम्या? सौम्या जल्दी पहुंचने के लिए देखिए वह दौड़ती हुई कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गई। उसकी सांस जो है तेजी से चल रही है। तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम हाफ क्यों रही हो? उसने बताया हम दौड़ती हुई आई है। अभी एक मन में सवाल आता है तो बच्चों कि क्या दौड़ने से जो है हमें हम हांफना शुरू कर देते हैं? आइए इन सभी का जवाब इस चैप्टर में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्या दौड़ने के बाद सांस तेजी से चलने लगती है? ऐसा क्यों होता है? हम सांस लेते ही क्यों हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम सांस ही क्यों लेते हैं, मतलब सांस क्यों लेते हैं? ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा हमने क्लास 6 में पढ़ा है। हमें दौड़ने के लिए, खाने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए, कपड़े धोने, खाना पकाने, लिखने, पढ़ने, सोने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ऊर्जा हमें भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। हम जो खाना खाते हैं अपने घर में, उसी से यह ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। और इसी ऊर्जा से हम क्या कर पाते हैं? दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग सोने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। परंतु भोजन में संचित ऊर्जा की विमुक्ति के लिए श्वसन आवश्यक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है? परंतु भोजन में जो भी ऊर्जा संचित है, भोजन में जो ऊर्जा गुप्त रूप से समाहित है, जुड़ा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें श्वसन की आवश्यकता होती है ताकि हम भोजन से जो है ऊर्जा को अपने शरीर में पहुंचा सके। ठीक है, देखो भोजन से संचित ऊर्जा को भी मुक्ति यानी अलग करने के लिए प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। अब अगर आपसे एक डिफिनेशन पूछा जाए कि बच्चों बताओ श्वसन किसको बोलते हैं, तब भोजन से यानी भोजन में जो ऊर्जा जुड़ी हुई है, भोजन के साथ जो ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंचती है, उसको भोजन के साथ अलग करने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, आइए, तो श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। हम श्वसन को एक साथ नहीं बोल सकते हैं श्वसन। हम श्वसन को आराम से समझने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए अलग-अलग पार्ट में उसको क्या करते हैं? बाँट दिए हैं, ताकि उसको हम आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण श्वसन क्रिया को हम 2 प्रमुख भागों में बाँटा गया है या फिर हम बाँट सकते हैं। क्या है बाँटने का जो प्रमुख क्रिया है? पहला है बाह्य श्वसन
यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा है अंतःश्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। अब सवाल हमारे मन में यह आता है कि हम अपने नाक के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन के साथ जो भी मिक्स गैस है उसको अपने फेफड़े में पहुंचाते हैं और फिर फेफड़े से ही उसको बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाह्य श्वसन क्यों बोलते हैं? या तो हमारे शरीर के अंदर सारा क्रिया हो रहा है। फिर अंतः श्वसन क्या है? तो इसी को हम लोग को आगे समझना है। ठीक है, चलिए बाह्य श्वसन को हम डिटेल से समझते हैं। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन बोलते हैं। यहाँ कोशिकाओं की जगह पर हम डायरेक्ट फेफड़ा लिख सकते थे, लंग्स लिख सकते थे, मतलब हम अपने अनुसार से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास में जो वातावरण है उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको अपने नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचाना और उसके बाद जो हमारे फेफड़े में अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी रूपी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फेफड़े के द्वारा बाहरी वातावरण में छोड़ देना को ही हम बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया को भी फिर हम दो भागों में बांटते हैं। अब बाह्य श्वसन में जो है दो तरह की क्रियाएं होती है। कैसे? एक श्वसन को अंदर लेना, एक श्वसन को बाहर छोड़ना। तो इस तरह से हम क्यों दो भागों में बांटे हैं? तो सबसे पहले जो अंदर ले जाने की क्रिया है उसको हम बांटने की क्रिया जो है उसको बांटा गया। पहले देखो, ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है? इसमें हम श्वसन को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। इसको पूरे गुप्त मतलब कॉमन रूप से हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। एक होता है गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, जो हम गैस ले गए अपने नाक में और उसको अपने शरीर में पहुंचाए, उसके बारे में भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था श्वासोच्छ्वास, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको हम सांस लेना बोलते हैं, उसको समझते हैं। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, कॉमन रूप से अगर जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो बच्चा अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। श्वासोच्छ्वास किसको बोलते हैं, श्वसन किसको बोलते हैं, जो भी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है उसको अपने कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा? आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर देख करके तो आगे आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं देख करके। तो देखिए समझिए क्या बोला गया है। श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों द्वारा जैसे कि फेफड़े के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? जो बाहरी वातावरण है और हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है उसके बीच में गैस को लेना और बाहर छोड़ने का काम होता है, जो दो चरणों में होता है। आइए इसको हम यहाँ पर डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो फेफड़े में ऑक्सीजन लेने और जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मौजूद है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखो यहाँ इनहेल और एक्सहेल, सांस लेने, देखो हम दोनों क्या पढ़ रहे हैं? श्वासोच्छ्वास पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में जान रहे हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में हम O2 गैस जो है उसको सांस में अंदर ले जाते हैं। देखो बाहरी एनवायरनमेंट से जा रहा है एरो का तीर, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? इधर से अंदर जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पहुंच गया? हमारे फेफड़े में पहुंच गया। यह ब्रीदिंग का वह एक पार्ट है, सांस को अंदर लेना। और दूसरा है CO2 गैस, जो हमारे फेफड़े में यहाँ CO2 गैस है उसको क्या करना? बाहर निकालना है नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू। तो ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े में पहुंचाना और बाहर निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब अंदर ले जाना, जो बाहर एनवायरनमेंट में हमारा गैस था उसको अंदर ले जाने को हम क्या बोलेंगे?
तो उसको देखो पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचता है। इसे हम प्रश्वास यानी इंस्पिरेशन कहते हैं। पहला जो कर्म है ब्रीदिंग का वो कहलाता है प्रश्वसन यानी नाक से अंदर ले जाना गैस को, और फिर फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकालना कहलाता है उच्छ्वास। जो हमने फेफड़े में गैस लेकर गया है वहां पर जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था उसको बाहर निकालने का काम क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। डन है यहां तक? तो अगर हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं तो क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वसन की क्रिया द्वारा शरीर के भीतर फेफड़े में जाती है तथा जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा है उसको उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फेफड़े से वातावरण में लौटा दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। एक चीज और याद रखेंगे, जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए या फिर आपके लिए भी है बच्चों जो बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, श्वासोच्छ्वास जो है पूर्णतः आंतरिक प्रक्रिया है यानी मैकेनिकल प्रोसेस है। अब आंतरिक प्रक्रिया क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए आंतरिक प्रक्रिया क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु की आकृति या स्थान बदलता है परंतु कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते हैं। मीन्स क्या? आपने गेहूं से आटा पीसा, आटा बना लिया, इसमें क्या हुआ? गेहूं का जो था गेहूं उसका हमने चूर्ण बना लिया है, लेकिन इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? आगे देखिए लकड़ी काटना, लकड़ी को मैंने छोटा कर दिया, इसमें रूप में देखिए आकृति में परिवर्तन कर दिया है, तो यह हो गया आंतरिक परिवर्तन। अब एक होता है रासायनिक परिवर्तन, उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? देखिए दूध से दही बन गया, दूध अलग स्वाद है, दही का अलग स्वाद है, दही से फिर हम उसको वापस दूध नहीं बना सकते हैं, यह हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, देखेंगे लोहा बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बट जंग बहुत ही कमजोर होते हैं, तो यह हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो मैकेनिकल परिवर्तन आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, अब आगे है गैसों का परिवहन। सेकेंड टॉपिक हमने समझा था बाह्य श्वसन का, गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है समझते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या होता है? पहला सबसे पहले हमने गैस लिया और नाक के द्वारा हमने ऑक्सीजन लिया, O2 कहाँ पहुंचा? हमारा फेफड़ा पर, फेफड़ा में पहुंचा, और फेफड़ा में जो हमारा ऑक्सीजन गया है वहां से रक्त में पहुंचना। देखिए ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचना, रक्त में पहुंचा और रक्त से कोशिकाओं में पहुंचा। तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है। यह लाना और ले जाने का काम जो है, यह गैसों का परिवहन, यह भी बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। आइए आगे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर गैसों का विनिमय क्या होता है देखिए सेकंड में। यह प्रक्रिया फेफड़े की छोटी छोटी थैलियों में होती है जिन्हें वायु कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले ऑक्सीजन O2 वायु कोशिका से रक्त यानी ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त से निकलकर वापस फेफड़े में आती है, जिसे हम सांस लेते हैं छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। इस फिगर से आप समझिए पहले डिटेल से। सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को यहाँ पर नाक में पहुंचा दिया। ठीक है, नाक में पहुंचा। अब नाक में क्या होता है? जो ब्लड है, जैसे वायु कोशिका हमने पढ़ा ऊपर में, वायु कोशिका से यह किस में जाता है? ब्लड में जाता है, और ब्लड से यह कोशिका में चला जाता है। आगे पढ़ेंगे कोशिका में जाकर के इसका क्या काम होता है। पहला प्रोसेस यह हो गया, अंदर गया। दूसरा, जो ऑक्सीजन अंदर गया था उसका उपयोग हमने कर लिया, उपयोग करने के बाद वह CO2 बन गया। अब वो CO2 जो है हमारे शरीर में उसका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसको क्या करना है? उसको फिर रक्त के माध्यम से यानी ब्लड के माध्यम से ये हमारे फेफड़े में आ जाता है। तो फेफड़े में आता है जिसको हमने क्या करते हैं हम लोग? उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। हमने पढ़ा ना ब्रीदिंग में सेकंड पार्ट उसमें। तो समझिए ऑक्सीजन को नाक में लिए, नाक से यह ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचा? हमारे कोशिका में पहुंचा।
कोशिका में क्या काम है इसका, उसके बारे में हम इसको अभी समझेंगे। अब जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कोशिका में गया है, उसका उपयोग हो करके CO2 में चेंज होता है और उसको फिर फेफड़े में ला दिया जाता है। और यह फेफड़े से क्या करते हैं हम लोग, नाक के माध्यम से बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, यही कहलाता है हमारा गैसों का विनिमय। आइए आगे अब चलते हैं, अंतःश्वसन के बारे में समझते हैं। अंतःश्वसन क्या होता है? ठीक है, एक यहाँ पर देखिए एक शब्द आया था ऑक्सीकरण, क्या होता है? तो ऑक्सीकरण को भी समझते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक, यही हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, डन है। आगे और डिटेल से इसको समझेंगे, यहाँ पर हमने आसानी से पढ़ने का प्रयास किया है। अब अंतःश्वसन क्या होता है? बाहरी श्वसन हमने समझा, अंतःश्वसन को समझते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ, जो ग्लूकोज के नाम से हम जानते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा, जिसे हम एटीपी कहते हैं, का निर्माण करता है। क्या बोला गया? अंतःश्वसन का। बाह्य श्वसन जो है फेफड़े से कोशिका के पास रक्त को पहुंचा देना, और वहां के बाद का जो काम है, और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से फेफड़े में पहुंचा देना और बाहर निकाल देना का ही काम था बाह्य श्वसन। अब अंतःश्वसन का काम क्या है? सबसे पहले यहाँ हम डिटेल से इसको समझते हैं। समझिए बात को, यहाँ पे फिगर से नहीं, एक चीज समझिए बात को। जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना में जो भी विटामिन था, जो भी पौष्टिक तत्व थे, उसको छोटी आंत और बड़ी आंत के माध्यम से कहां पहुंचा? यह हमारे रक्त में पहुंचा, जो हमारे लिए क्या था? ग्लूकोज के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, और ये रक्त में पहुंचा, लेकिन ग्लूकोज का हमारे शरीर डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाता है, तो उसको उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन कहां से आया? जो ग्लूकोज था वह छोटी आंत और बड़ी आंत के माध्यम से रक्त में पहुंच गया, लेकिन ऑक्सीजन जो जरूरत है वो कहां से आएगा? तो वो ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से पहुंचा है, फेफड़े से होते हुए कहां पर पहुंचा? फिर रक्त में पहुंचा। रक्त में कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, वहां पर पहुंचा, और वहां पर क्या होगा? जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, जिसका हमारा शरीर उपयोग कर पाएगा। एटीपी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल नहीं, हीट बनाएगा, तीन चीज बनाएगा। ठीक है, हीट बनाएगा। इसको डिटेल से समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने कर दिया है यहाँ तक। आइए, यहीं पर यहाँ पर बोला गया है, आगे देखिए। अंतःश्वसन चूंकि कोशिका के अंदर होता है, मैंने बताया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप क्लास 9th में इसको पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, सबसे पहले हेडिंग देंगे कोशिकीय श्वसन, उसके बाद बोलेंगे अंतःश्वसन कोशिका, तो इस डायरेक्ट लिखेंगे कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया, ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, कोशिका हमारा शरीर का है, जहां पर भोजन आया जो ग्लूकोज के रूप में है, और ऑक्सीजन आया, कहां से आया? रक्त के माध्यम से आया। रक्त तो हमारे शरीर में हर ऑर्गन में दौड़ रहा है, कुछ भी आपको अपने शरीर में भेजना है तो रक्त में भेज दीजिए। इसीलिए तो आप देखते हैं इंजेक्शन कहाँ लगाए थे? रक्त में, ताकि वो शरीर के हर प्रत्येक ऑर्गन के पास पहुंच जाए। ठीक है, अब कोशिका के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा और H2O बनाएगा, यहाँ पे जल बनाएगा एक्चुअली, और हीट भी बनाएगा। यहाँ पर मैंने जो है समझाते समय हीट के बारे में चर्चा, H2O के बारे में चर्चा नहीं किया था, जल भी बनाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या फिर वायवीय श्वसन कहलाती है। ठीक है,
आइए इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है कि कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, ग्लूकोज टूट करके एटीपी बना, यह अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वायवीय श्वसन यानी एरेबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अंतःश्वसन को डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं अंतःश्वसन में। ठीक है, अंतःश्वसन के बारे में ऊपर में आपने समझा, और डिटेल से समझते हैं। जब रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, उस प्रक्रिया में ऊर्जा यानी एटीपी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो इसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। तो उसे हम आंतरिक श्वसन भी कहते हैं और अंतःश्वसन भी हम कहते हैं। जो अंदर में श्वसन हो रहा है कोशिकाओं के अंदर, वही यहाँ पर बात हो रहा है। फिगर से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप ये यहाँ समझिए इस प्रक्रिया को, ताकि आपको वहां पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। यहाँ न्यूक्लियस है बीच में, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोलिका है, यहाँ पर वोकल्स है, ये सारे चीज इसमें है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोशिका तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है ऑर्गन, जैसे क्या उसको हम बोल सकते हैं, पार्ट्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो यह प्रक्रिया यानी अंतःश्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह हर कोशिका के अंदर होता है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका में यह काम होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका को जो है कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अब सवाल यही है कि यह प्रक्रिया होती ही क्यों है, यह प्रक्रिया क्यों होती है? तो शरीर को चलने के लिए हम लोग ऊर्जा चाहिए होता है, जैसा कि हमने बताया। देखिए, चलना, बोलना, सोचने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। रक्त संचार जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है उसके लिए भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है। हार्मोन बनना, कोशिका का जो विभाजन हमारे शरीर में होता है उसके लिए भी हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इसीलिए यह प्रक्रिया हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, और वह ऊर्जा ओटीपी के रूप में केवल अंतःश्वसन में ही से ही मिलती है। जैसा कि हमने बताया, ग्लूकोज को डायरेक्ट हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं शरीर में, उपयोग करने के लिए इसको एटीपी में चेंज करना पड़ता है। इसीलिए यह प्रक्रिया जरूरी हो जाता है। अब यह शुरुआत कहाँ से होता है? तो यह शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले भोजन ग्लूकोज में बदलता है। हम जो खाते हैं, रोटी, चावल, फल आदि, पचकर ग्लूकोज जैसे छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। ठीक है, ग्लूकोज जैसा छोटा छोटा कण में पहले बदला। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कोशिका तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? ग्लूकोज पाचन के बाद रक्त के साथ कोशिकाओं तक जाता है और ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, दोनों जो है कहां पर पहुंच गया? कोशिकाओं में पहुंच गया। कोशिकाओं में पहुंचा यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच गया, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है ऊर्जा का उत्पन्न करना, ऊर्जा बनाना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक साथ मिलने के बाद एक अभिक्रिया करेगा, जिसमें क्या क्या बनेगा? सबसे पहले एनर्जी बनेगा, ऊर्जा बनेगा। किस रूप में? एटीपी के रूप में बनेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। उसके बाद बनेगा वाटर यानी H2O बनेगा। उसके बाद बनेगा हीट। ठीक है, सारा चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सारा चीज बनेगा ये सब चीज ग्लूकोज और ऑक्सीजन के का भी क्रिया के बाद। अब बच्चों आप अपने से रिलेट कर पाएंगे, जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर कुछ समय बाद आपको गर्मी क्यों महसूस होने लगती है? ऐसा इसलिए होती है क्योंकि ग्लूकोज जो हमारे शरीर में गया हुआ है, यानी जो खाना हमने खाया है वह ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिका में पहुंचा। वहां श्वसन के माध्यम से जो हमारा ऑक्सीजन गया है उसके साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके देखिए हीट भी बनाता है एनर्जी के साथ, इसलिए हम लोग को गर्मी फील होता है। अब इसे छोटे स्टेप में तोड़ते हैं। ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है, रक्त से ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी रक्त से कोशिका के अंदर पहुंचती है। ग्लूकोज का टूटना यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज कोशिका की मदद से धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, एक तुरंत काम नहीं हो जाता,
धीरे धीरे टूटता है। यह टूटना एक ही झटके में नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे रासायनिक चरणों में होता है यह, जो हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। लेकिन अभी तक जहां आपको जो एग्जाम तक पूछे जाते हैं वहां तक इनफ है ये जो मैं बता रहा हूं। ग्लूकोज के टूटने से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, उसे कोशिका सीधे खर्च नहीं करती है, डायरेक्ट एनर्जी हमारे शरीर में पहुंचा, खर्च नहीं करेगा। खुद से सोचिए, अब 2 दिन खाना नहीं खाए फिर भी आप जीवित है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज टूट करके एटीपी के रूप में स्टोर है, जो बैटरी के रूप में काम करता है। देखिए यहाँ एनर्जी का बैटरी को मान सकते हैं, जो हमारे शरीर में पहले से है, स्टोर है, जो इमरजेंसी केस में हम उसका उपयोग कर पाते हैं, बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी जो बार बार हम जो बात ला रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है इसको, ठीक है, एटीपी। अब देखो क्या होता है उसके बाद, अब अपशिष्ट यानी वेस्ट बनते हैं। जब यह सारा प्रोसेस हो गया तो वेस्ट बनेगा, क्या, 2 वेस्ट बनते हैं मुख्य रूप से, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किससे निकलता है, मूत्र के माध्यम से और पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए CO2 कोशिका से बाहर आया, रक्त में सबसे पहले, रक्त के बाद कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े में पहुंचेगा, और फिर उच्छ्वास के साथ बाहर निकल जाती है। वहीं पानी निकलने के लिए क्या है, मूत्र के साथ या फिर पसीना के साथ बाहर निकलता है। अब अंतिम परिणाम पर यहाँ पर बात करते हैं। ये सारा रासायनिक फॉर्मूले के साथ यहाँ बताया गया है, हो सकता है आपके लिए उपयोगी नहीं हो, जो अपर क्लास के बच्चे हैं उसके लिए उपयोगी हो सकता है। ग्लूकोज को हम बोलते हैं 6,6H12O6 प्लस, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2 प्लस, एनर्जी है तो एटीपी बनाएगा, और यही टूट करके जो है आगे का क्रिया यहाँ पर देख सकते हैं बनाता है। अब जो है अंतःश्वसन का जो सार है, समरी टेबल जो आपको याद रखना है हमेशा, क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला बिंदु, कहाँ होता है यह, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या चाहिए यह कार्य करने के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। क्या बनता है, एटीपी बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा पानी बनता है और हीट उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पादन कितना होता है, तो 36 से 38 एटीपी बनता है हमारे शरीर में। प्रकार क्या बोला जाता है इसको, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहां तक। अब जैसा कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ अपने बुक में क्या था, देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि जब कोशिका यानी ग्लूकोज का अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हमने क्या बोला था, एरेबिक रेस्पिरेशन बोला था, यानी वायवीय श्वसन बोला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह टूट करके बनाया है। लेकिन ग्लूकोज के टूटने का काम जो है हमेशा ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में नहीं होता है। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में नहीं पहुंचा तब भी ग्लूकोज का टूटन हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यह वायवीय श्वसन यानी अनएरेबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब वह प्रक्रिया अनऑक्सी यानी अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है इस क्रिया में, आइए, और यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है, फिर से उसको और आसान शब्दों में, जो आपका बुक दिया हुआ है उसको आप समझ सकते हैं, इनफ है, बट उसको और आसान से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप के लिए मैंने एक्सटर्नल जो है यहाँ पर डाटा डाला हुआ है। अंतःश्वसन का क्या प्रकार है, 2 प्रकार हैं इसके, एक है एरोबिक श्वसन, एक होता है अनएरोबिक श्वसन, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। डन है, क्या है, ऑक्सी श्वसन, और इसको क्या बोलेंगे, अन ऑक्सी श्वसन, ठीक है। देखिए पहला है एरोबिक श्वसन, समझते हैं। जब ऑक्सीजन मौजूद हो हमारे शरीर में, वहां पर अगर हम क्या करें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है कार्य कर रहा है, तोड़ करके जो भी अभिक्रिया हमने समझा बनाता है, तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक श्वसन। यह हमारे शरीर का जो है सामान्य रूप में होते रहता है हमेशा। जब हम सो रहे होते हैं यह कार्य हो रहा होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं यह काम हो रहा होता है, जब हम हंस रहे होते हैं यह काम हो रहा होता है, जब हम सोच रहे होते हैं तब यह श्वसन हमारा एरोबिक श्वसन हो रहा होता है। चलिए इसको और एक्स्ट्रा
एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने सौम्या के बारे में पढ़ा, सौम्या दौड़ रही थी। अब सोचिए, दौड़ने के लिए हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है, और एनर्जी तुरंत तुरंत बनना चाहिए दौड़ने के लिए। आप दौड़ रहे हैं तेजी से, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपको शरीर में चाहिए होता है, इसीलिए याद रखेंगे दौड़ते समय हमेशा मुंह और नाक दोनों से सांस लेना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कमी नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी हुआ, तो जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है वह CO2 की उपस्थिति में ही अभिक्रिया कर लेता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनएरेबिक सब्स्टेंस बोलते हैं, अनऑक्सीसब्स्टेंस बोलते हैं। तो क्या CO2 में टूटने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या मिलता है, क्या एनर्जी मिलता है, क्या 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 बनते हैं उसमें? पानी बनता था हमारे एरेबिक सब्स्टेंस में, क्या अनएरेबिक सब्स्टेंस में हीट पानी वगैरह बनता है? आइए समझते हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन नहीं होती या फिर हमारे शरीर में बहुत कम होती है, ऑक्सीजन नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता, कम होना तो सही है, तो क्या होता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, टूट जाता है, क्या बनाता है, थोड़ा सा ऊर्जा बनाता है, और लैक्टिक अम्ल बनाता है, यानी अल्कोहल बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे क्या होता है, यानी ऊर्जा बहुत कम बनता है। देखिए यहाँ पर समझिए, यह कुछ जीवों जैसे खमीर, जिसके हम ईस्ट बोलते हैं, और हमारे शरीर की जो मांसपेशी है उसमें ज्यादा काम करते समय थोड़ी देर के लिए हो सकता है, जिसमें कंपन और दर्द होता है। आप दौड़ रहे हैं, आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या दर्द करेगा, सबसे पहले आपका जांग दर्द करेगा, ठीक है, पैर दर्द करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है। सांस हम नाक में लिए, हमारे पेट तक पहुंचा, जांग तक पहुंचते ही ऑक्सीजन का जो एनर्जी जितना बनना चाहिए बन गया, जांग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए सही तरह से, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से या फिर और दूसरे गैसों से या फिर और भी प्रक्रियाओं से ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा। तो वहां पर ऊर्जा तो थोड़ा सा बना, लेकिन लैक्टिक अम्ल बना दिया, यानी जांग में हमारा अम्ल आ जाता है, लैक्टिक अम्ल, और अल्कोहल बन जाता है। इसीलिए हमारी जांग में दर्द करना स्टार्ट कर जाता है। समझ रहे हैं बात को? अब आइए, और भी आपके बुक में जो भी चीज दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीजों को आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक, देखिए, ईस्ट यानी खमीर, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, इसको याद रखेंगे। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय, यानी एक ही कोशिका का बना हुआ जीव है। ईस्ट या वायवीय रूप से श्वसन करते हैं, यानी इसको श्वसन करने के लिए अल्कोहल का जरूरत नहीं पड़ता है, और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करता है। अतः इसका उपयोग हम शराब और बियर बनाने के लिए करते हैं। किसका? ईस्ट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, शराब और बियर बनाने के लिए करते हैं। क्या, कैसे बनता है, प्रोसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरा जानकारी है मैं बता देता हूँ। हो सकता है, चलिए, महुआ का शराब बनाया जा रहा है, महुआ में ईस्ट डाल दिया गया, उसके घोल में, महुआ के घोल में जो जूस है उसमें ईस्ट क्या करेगा, उसमें श्वसन करेगा। लेकिन श्वसन करने के लिए इसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, तो किसके साथ श्वसन करेगा, CO2 के साथ श्वसन करेगा, और क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अल्कोहल बनाएगा। अरे अल्कोहल जो है बना करके क्या होगा, इसी में जो घोल था, महुआ का जो जूस था, उसमें पहुंचाते जा रहा है। इससे क्या हो गया, वह पूरी तरह से दारू बन गया, यानी अल्कोहल बन गया। झारखंड में ईस्ट की जगह रानू गोली का इस्तेमाल कर स्थानीय पेय पदार्थ है जैसे हड़िया का निर्माण किया जाता है। हम झारखंड का बुक पढ़ रहे हैं, तो झारखंड के बारे में दिया गया है कि झारखंड में रानू गोली का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमने अभी नीचे में चर्चा किया है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, उसको समझते हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं क्या है, पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। देखिए, यहाँ कर सकती है का बात हो रहा है, यानी जब जरूरत पड़ेगा तब करते हैं। जब जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं, तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन नहीं होगा। जब दौड़ रहे होते हैं, भारी काम कर रहे होते हैं, तब वायवीय श्वसन का काम होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? लेकिन पेशीय कोशिकाओं में हमारा। देखिए, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है हमारे शरीर में। कब? बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, या फिर साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसी कई कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे है, इसको तो एक्सटर्नल मैंने जोड़ा था,
अब आपके जो बुक है वहां पर आते हैं। हमने समझा, देखिए यहाँ पर एक मैन जो है दौड़ने का दौड़ रहा है। देखिए, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न करना है, हमारे ऑक्सीजन शरीर में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हो रही है नाक के माध्यम से सीमित मात्रा में हो रहा है, लेकिन वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए, जो ज्यादा है नहीं, तो क्या करेगा? इसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेता है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा थोड़ी मात्रा में बनाएगा, है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? क्यों होती है ऐंठन? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है, जैसा मैंने बताया भी है आपको। पढ़ते चलते हैं इसको। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन जो जरूरी नहीं था फिर भी विखंडन हुआ, उससे क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों से में ऐंठन उत्पन्न करती है। लैक्टिक अम्ल का जो है हमारे शरीर में पहुंच जाना, जांघ में पहुंच जाना ही हमें ऐंठन महसूस करवाता है। अब इससे आराम कैसे मिलेगा हमारे शरीर को? क्या यह दर्द हमेशा बना हुआ रहेगा? तो नहीं। देखिए कैसे, परंतु इस ऐंठन से हमें आराम कैसे मिलते हैं? गर्म पानी से स्नान करना अथवा शरीर की मालिश करने से हमें क्या होगा? ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? जब हम मालिश करवाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचयन बढ़ जाता है हमारे शरीर में। अब जब रक्त का संचयन बढ़ा तो अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे इतना देर के पढ़ाई के बाद कि रक्त का संचयन अगर बढ़ा तो मतलब ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में ज्यादा पहुंचा, और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा तो अब वायवीय रूप से श्वसन होना स्टार्ट हुआ और एनर्जी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिलना शुरू हो गया। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विखंडन हो जाता है। ठीक है, इसको भी हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में पहुंच जाती है तो लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। और हम लोग पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहां से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के बारे में समझने के लिए आइए क्रियाकलाप हम करते हैं। आप तो समझ गए, लेकिन अगर क्रियाकलाप करना चाहें कि श्वसन के फलस्वरूप क्या हमारे शरीर में बनते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक परख नली में तुरंत तैयार किया हुआ चूने का जल लीजिए। चूना का जल जो आपने तुरंत तैयार किया, अब गोल कागज में एक छिद्र बनाइए। ठीक है, उस कागज से परख नली के मुंह को अच्छी तरह ढक दीजिए। परख नली में जो है सो डालना है चूने का जल और उसको कागज से ढक देना है। कागज में छिद्र की सहायता से एक स्ट्रॉ डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए छिद्र की सहायता से। अब आपने मुंह से स्ट्रॉ की मदद से चूने के जल में हवा दीजिए। मुंह से हवा देना है आपको, फूकना है, ऑक्सीजन अभी तक नहीं पहुंचा उसमें। क्या आप बता सकते हैं क्या हो रहा है? आप देखेंगे चूने का जल धीरे धीरे दूधिया होते जा रहा है, दूध कलर का होते जाता है। आप अपने गांव में देखते होंगे बच्चों। ठीक है, चूने का, इससे क्या पता चलता है? चूने का जल में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। नए क्लास, ऊपर के क्लास के लिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए चूने का जल में जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो क्या परिवर्तन उसमें होते हैं? तो होता है क्या? दूधिया कलर के हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है उच्छ्वासित। उच्छ्वासित मतलब समझ रहे हैं? फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उच्छ्वास बोले थे। तो उच्छ्वासित या सांस द्वारा छोड़े गए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वही जब हमने मुंह से स्ट्रॉ के माध्यम से इस परख नली में जब गैस डाला तो हमारे मुंह से क्या पहुंचा था? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा था, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने के कारण क्या बन गया? दूधिया कलर का हो गया है। देखिए, अब अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब अधिक व्यायाम हम करते हैं तो हमारा श्वसन दर क्या होगा? 1 मिनट में 25 बार आप श्वसन ले सकते हैं।
लेते हैं, लेकिन जब नॉर्मल रहते हैं तो 14 से लेके 16 मिनट जो है बार प्रति मिनट हम लोग श्वसन करते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो तेजी से हमारी गहरी सांस लेते हैं, इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर के बारे में समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। इतना पढ़ने के बाद अब एक क्रियाकलाप करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सहपाठी का नाम लिखना है, अपने दोस्तों का नाम लिखना है। वह दोस्त क्या कर रहा है, सामान्य स्थिति में उसका कितना ब्रीदिंग था, श्वसन कितना था, यानी 1 मिनट में कितना बार सांस ले रहा था, और जब वह 15 मिनट तेज टहल करके आया, दौड़ करके आया, तब उसका 1 मिनट में कितना बार सांस ले रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले था टहल करके आना, दूसरा दौड़ करके जब आया तो कितना था, और जब उसने 15 मिनट साइकिल चलाया तब उसका श्वसन दर कितना था। अब 4 दोस्त यह क्रियाकलाप कर सकते हैं पता लगाने के लिए। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। अब है यहाँ देखिए श्वासोच्छ्वास क्रिया। हमने तो समझ लिया श्वासोच्छ्वास क्या होता है, लेकिन यहाँ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर यह कर सकते हैं क्रियाकलाप। ठीक है, अब वीडियो को बड़ा ना बनाए, इसलिए इस क्रियाकलाप को हम स्किप करते हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, वक्ष के माप पर श्वसन का प्रभाव। जब हम नथुनों यानी जो हमारे नाक, आप देखेंगे नाक में पकड़ रहे हैं, उसको हम नथुना बोलते हैं। अब वो जो दोनों छिद्र दिख रहा है आपको नाक का, उसको बोलते हैं नासाद्वार। से वायु अंदर लेते हैं तो वायु नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है, यानी जो खाली स्थान है, नाक का जो छिद्र दिख रहा है उसका जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं नासा गुहा। वहां पर जब जाता है श्वसन के द्वारा गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फेफड़ा है, यहाँ पे एक पंजर है, और यहाँ पे डायफ्राम है नीचे साइड आप देखेंगे तो। आइए देखते हैं, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में जाती है, जो खाली स्थान है हमारे नाक में, वहां से क्या हो रहा है, श्वसन कहाँ जा रहा है, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा में जाता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, यानी वक्ष गुहा मीन्स क्या, जो ये जालीनुमा आपको दिख रहा है, ये पंजर, उसके अंदर जो है आपको दिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर भी तो जाली है, इसके अंदर में जो है यहाँ पर फेफड़ा हमारा है, ये होते हैं। यह बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अब ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है नीचे साइड देखिए, यहाँ पर यह फेफड़ा जो है सहारा देने के लिए डायफ्राम बना हुआ है। आप अपने शरीर में इसको छू करके भी देख सकते हैं। यह क्या करता है, डायफ्राम का क्या काम है, यह बड़ा पेशी है जो श्वसन को यहाँ ऊपर में लटकाए रखने में काम आती है। ठीक है, अब देखो, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है, समझ गए। अब अंतः श्वसन हमने समझ लिया है पूरा। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। जब हम श्वसन लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें आप देखेंगे क्या होता है, आप लीजिए एक बार श्वसन, सांस लिए, क्या होता है, पसली बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ पर आप खुद से प्रक्रिया कर सकते हैं। या जब यह श्वसन का क्रिया हो रहा होता है तो यह क्या करता है, हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है। वक्ष गुहा यानी ये जो नीचे वाला एरिया जो दिख रहा है, ये पसली के अंदर वाला जो एरिया है, उसके साइज को बढ़ा देता है, माप को बढ़ा देता है। आपने श्वसन लिया, आपके शरीर में पहुंचा, गैस आपके वहां पर फेफड़ा में है, तो साइज फेफड़ा का बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो क्या बोला गया है कि वक्ष गुहा का साइज जो है बढ़ा देता है, आयतन बढ़ा देता है। जब आपने छोड़ा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, फेफड़ा वायु से भर जाती है, उच्छ्वासन के इसमें पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इसे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। यह काम जो है आप देखेंगे। यह हमने मनुष्य के बारे में पढ़ा, जो मनुष्य में श्वसन की क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने पढ़ा। तो क्या जितने भी जीव हमारे अर्थ पर है, सब इसी प्रकार से श्वसन लेते हैं? आप आसपास में गाय भैंस को देखते हैं, क्या इसी तरह से श्वसन लेते हैं? उसके बारे में समझेंगे हम। इसके पहले हमने जाना कि गाय बैल जो है तो मनुष्य, उसके पाचन क्रिया अलग था, तो क्या श्वसन की भी क्रिया अलग होती है?
चलो गाय भैंस में श्वसन प्रक्रिया हमारे जैसी ही है, तो क्या सारे जीव एक ही जैसे होते हैं क्या? आइए समझते हैं। जंतुओं में श्वसन हम समझेंगे। आइए, परंतु क्या आप जानते हैं कि केचुए, मछली, तिलचट्टा और टिंडे आदि जंतु में फेफड़े नहीं होते हैं? इसको हाईलाइट करेंगे। केचुआ, मछली, तिलचट्टा, टिंडे आदि जो जंतु है, इसमें फेफड़ा नहीं होता। तो जब फेफड़ा नहीं है तो यह श्वसन क्रिया किसे करते हैं? है ना अचरज की बात। आइए देखते हैं क्यों, कैसे श्वसन की क्रिया यह करते हैं। सबसे पहला है केचुआ। केचुआ पर हम ध्यान लगाएंगे। केचुआ आप अपने घर में देखते ही होंगे, गांव तरफ देखते होंगे, मिट्टी को जहाँ गिल्ली मिट्टी है उसको उठाएंगे, वहां पर आपको केचुआ इस तरह का जीव आपको देखने को मिलेगा। केचुआ की त्वचा पतली और नरम होती है। इनकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। ये आसानी से अपनी पतली तथा नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। समझ गए? केचुआ क्या है? केचुआ का ऊपर का जो परत है यानी त्वचा जो है वह बहुत नरम है। यह अपनी त्वचा के माध्यम से ही ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाता है और त्वचा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को लेना और त्वचा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया दिखाया गया है। तो केचुए में जो है श्वसन की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो पाती है। देखिए, अतः श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। इस प्रकार केचुआ श्वसन क्रिया अपनी त्वचा द्वारा करते हैं। अपने शरीर की चमड़ी के द्वारा केचुआ श्वसन करता है। अब अगला एक जीव है मेढक, जिसके बारे में हम अपने घर के आसपास देखते ही हैं बरसात के समय। तो यह भी नया जीव हमारे लिए नहीं है, समझते हैं। मेढक स्थल और जल दोनों में रहते हैं। हाँ, पानी में भी मेढक रह सकते हैं और स्थल पर भी रहते हैं ना। ठीक है, इसलिए इस दो प्रकार का श्वसन इसके अंदर होता है। देखिए, स्थल में यह फेफड़ों के द्वारा और जल के अंदर ये त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जब यह पानी के अंदर रहते हैं तो वहां त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, लेकिन जब यह जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर आप गौर करेंगे, यहां मेढक के बारे में नहीं लिखा गया है कि मेढक के पास जो है फेफड़ा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं लिखा गया? क्योंकि यहां तो दिख रहा है कि मेढक के पास फेफड़ा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी जीव में श्वसन अंग ना हो तो क्या होगा? आइए, तिलचट्टा कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके पास श्वसन अंग नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। तिलचट्टा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम श्वास रंध्र कहते हैं। इसके शरीर में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। इस जाल को हम श्वास नाल या वातक कहते हैं। तो तिलचट्टा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं शरीर में, जिसको हम श्वास रंध्र कहते हैं, हमने चर्चा किया। इसके शरीर में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। यह तिलचट्टा है। देखिए यहाँ वायु नली का पूरा जाल बिछा हुआ है। देखिए ये जाल बिछा हुआ है, यह पूरे शरीर में कहीं से यहाँ भी गैस लिया पूरे शरीर में पहुंचा, यहाँ भी गैस लिया पूरे शरीर में पहुंचा, यहाँ भी गैस लिया पूरे शरीर में पहुंच रहा है। क्यों? पूरे शरीर में श्वास नाल का जाल बिछा होता है, इसीलिए। अब ऑक्सीजन समृद्ध वायु, जो ऑक्सीजन युक्त वायु है इन्वायरमेंट में, वह श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाता है और श्वास नाल से क्या होता है, शरीर के ऊतकों तक होकर के कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अरे कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसका उपयोग इसने कर लिया है, वह श्वास नली के माध्यम से फिर से श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाता है। क्या तिलचट्टा के अलावा श्वास नालों द्वारा श्वसन अन्य कीटों द्वारा भी किया जाता है? क्वेश्चन है, तो किया ही जाता होगा। ठीक है, उस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, जल में रहने वाले अनेक जीव श्वसन कैसे करते हैं? जल में रहने वाले हमने मछली के, मेढक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मछली के बारे में। मछली पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़ा या क्लोम या गिल पाया जाता है। इसमें मछली में फेफड़े नहीं पाए जाते,
क्या पाए जाते हैं? इसमें गलफड़ा या फिर क्लोम, जिसको हम गील के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। गील जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गील मछली के सिर के ऊपरी भाग में दोनों तरफ होता है। यहाँ पर देखेंगे जाल जैसा दिख रहा है, यह क्या कर रहा है? जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है, यह गील के माध्यम से मछली के शरीर में पहुंचता है और ये अपना श्वसन प्रक्रिया पूरा करता है। देखिए, गिल में रक्त वाहिनियां काफी संख्या में होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। हमने मनुष्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद केचुआ के बारे में पढ़ा। केचुआ में अपने त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया कर रहा था। मेढक के बारे में पढ़ा, मेढक में त्वचा और फेफड़े दोनों होते हैं, जिससे यह श्वसन क्रिया कर रहा था। तिलचट्टा हमने पढ़ा, तिलचट्टा जो है अपने शरीर के छिद्र के द्वारा श्वसन क्रिया कर रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा मछली के बारे में, मछली अपने गलफड़े के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया करती है। तो क्या अन्य सजीवों की तरह पौधे भी श्वसन करते हैं? इसमें श्वसन के लिए क्या रचनाएं होती है? पौधों में श्वसन के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, लेकिन यहाँ पर छोटे मात्रा में दिया गया है, जिसको मैं सिर्फ पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ सकें। इसको फिर से एक बार रिकॉल हो जाए आपका। पौधे में श्वसन, आप जानते हैं पौधों की पत्तियां एवं अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। कहाँ? पत्तियों में होता है स्टोमाटा। रंध्र के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निमुक्त करते हैं। समझ रहे हैं? अब आपके मन में जो एक प्रश्न था, पहले से जो धारणा बना हुआ है, अब सुने होंगे कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। तो यहां पर लिखा गया है पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा वायु से जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निमुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। इसका मतलब यह तो हुआ कि पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर जो हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, वह किस में करते हैं? तो वह खाना बनाते समय करते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय करते हैं। समझ सकते हैं बात को? दोनों अंतर है, सांस लेना और खाना बनाना दोनों अलग अलग होता है। इसकी कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन जब हम इसके शरीर में गया तो किसमें होगा? CO2 प्लस H2O में होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, उसी समय इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड फिर अपने अंदर लेते हैं और खाना बना लेते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, जीवों में होने वाला प्रक्रम है। सभी जीवों की आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी सभी जीवों को श्वसन करना अनिवार्य होता है जिंदा रहने के लिए। अगर कोई जीव श्वसन करना बंद कर दे तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा, जीवित ही नहीं रहेगा, सजीव नहीं निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमने क्या सीखा, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया आवश्यक है। यह भोजन में संचित ऊर्जा को निमुक्त करती है। रिकॉल कीजिए, जो हमने पढ़ाया है उसी को फिर से आप याद कीजिए। श्वसन द्वारा किए गए ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है। इस प्रक्रम से ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन हम कहते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि यह विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। एक प्राश्वसन तथा एक उच्छ्वास एक श्वसन कहलाता है। एक बार अगर प्राश्वसन हुआ, एक बार उच्छ्वास हुआ तो उसको हम एक श्वसन कहेंगे। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है वह उनकी श्वसन दर कहलाती है। शारीरिक व्यायाम से श्वसन दर बढ़ जाती है। मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होती है। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसके नरम त्वचा द्वारा होता है। मछलियों में ग्लोम द्वारा, पत्तियों में रंध्र के द्वारा और तिलचट्टा में श्वास रंध्र द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मेढक में फेफड़े तथा त्वचा द्वारा दोनों से श्वसन प्रक्रम होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर को डिटेल से समझाने का प्रयास किया है।
मैंने जिस तरह से इस चैप्टर को पढ़ाने में मेहनत किया है, उम्मीद है आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपसे सिर्फ़ एकमात्र रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है, तो आप इस वीडियो को उसको ज़रूर दिखाएँ, उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो सके। बाकी अगर आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूँगा। इसके बाद इस प्रत्येक चैप्टर को जो है प्रत्येक पृष्ठ का जो 15 एमसीक्यू है उसको कर लीजिए। उसके बाद इनफ है आपका। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन आपको मतलब इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको पूरी तरह से बना पाएँगे। ठीक है? चलिए इसके साथ ही मैं विदा चाहता हूँ आपसे। फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।